एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सिविक्स की बुक क्लास 6 की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लाइफ में याद रखनी जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी थी। कौन सी? कि डेमोक्रेसी होगी तो गुड गवर्नमेंट होगी, गुड गवर्नमेंट होगी तो आपके शहरों में आपकी सिटीज़ के अंदर एक अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बातों से ज़्यादा उनके काम बोलेंगे। तो वो सब कुछ किसके हाथ में आता है? वो सब कुछ आता है पीपल्स के हाथ में। तो रोल ऑफ द पीपल आपका पहला टर्न पॉइंट है। इनका काम क्या होता है कि इलेक्टिंग अ परफेक्ट कैंडिडेट और मेकिंग अ गुड डिसीजन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय द कॉमन पीपल्स। जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो किसी भी तरीके से एक अच्छी गवर्नमेंट को पर्सन को चॉइस करें या फिर एक अच्छे इंसान को चॉइस करें जो आगे जाके उनके लिए काम करेगा, अपने उसके एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेगा, उसके एरिया के अंदर लोगों को एक कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ मिलते रहेंगे। तो इनका जो पीपल्स का काम होता है वो ये काम होता है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले फंक्शन करते हैं हर एक इलेक्शन के अंदर या फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है उसकी पावर्स। अगला आता है आपका इलेक्शंस। इलेक्शन किस तरीके से करते हैं? इलेक्शन हर एक कॉमन इंसान अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो अपने वोटिंग पावर को यूज़ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकता है। और सिलेक्ट करने के बाद उनके बिहाफ में वो रिप्रेजेंटेटिव अगर जीत जाता है तो वो उनके बिहाफ में जाके उनकी उनकी डिमांड्स कह लो, उनकी कंप्लेंट्स कह लो, उनके बारे में बात करना वो आगे जाके गवर्नमेंट तक इनकी बातों को रिप्रेजेंटेटिव उनके तक करता है और वहाँ तक उनकी बातें पहुँचती है। क्लियर? दूसरी चीज़ कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो 5 साल तक रहती। क्लियर? कोई भी गवर्नमेंट हो वो 5 साल तक रहती है, उसके ज़्यादा नहीं रहती हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है सोशल मूवमेंट्स। ओके, सोशल मूवमेंट में 2-3 चीज़ें आती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर ऐसा कोई लॉ बना दिया गया है, उस लॉ के कारण आपकी पर्सनल सेंटिमेंट्स कह लो या पर्सनली आपके पूरे कास्ट के सेंटिमेंट्स कह लो उनको हर्ट किया जा रहा है, या फिर आपके खिलाफ कोई डिसीजन ऐसा ले लिया है कि आपके पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ ऐसा कोई डिसीजन ले लिया है या पर्टिकुलर ऐसी कोई पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ चेंजेस किया है कि जिसके कारण आगे जाके इंडिया को या आगे जाके आपकी कंट्री को कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इन डेमोक्रेसी। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए आप लोग धम्म, हड़ताल, रैलियाँ, हस्त अभियान, मतलब ये जो आपकी 3 प्रकार की, जो मैंने आपको 4 प्रकार का जो बताया ना, ये आपकी स्ट्राइक्स हैं कि आप इनसे आप अपने व्यूज़ को लोगों तक अच्छे से पहचान सकते हो। इनसे आप लोगों तक अपनी अच्छे से अच्छी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो और लोगों को लगता है कि हाँ भाई जिसके खिलाफ ये लोग रैली निकाल रहे हैं तो रैली कहीं ना कहीं सही पॉइंट में है। उनसे एक चीज़ होती है कि जिन तक ये पॉइंट्स इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है उनके तक ये चीज़ पहुंचती है और लोग इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है और वो एग्जांपल ये था कि भारतीय किसान ने बिन सचिवालय या फिर कह लो कि मिनी सचिवालय के अंदर जाके प्रदर्शन किया था, क्योंकि रोपाई और धान के टाइम पे, कब रोपाई का मौसम था, जब उनको अपनी धान की खेती करनी थी और उनको पानी चाहिए था, जब वो रोपाई करना चाहते थे, उस रोपाई के मौसम के अंदर जब उनको ज़मीन के अंदर से मोटर से पानी ऊपर खींचना होता है, उसके लिए चाहिए उनको इलेक्ट्रिसिटी। अब उस टाइम पे ऐसा था कि जो मिनी सचिवालय था उसने बिजली का इतना शॉर्टेज कर दिया था कि भाई वो लोग अंदर से पानी खींच नहीं पा रहे थे। तो किया ये कि भारतीय किसान यूनियन ने वहाँ जाके प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में आगे जाके थोड़े ही दिनों के अंदर पावर शॉर्टेज को कट करके उसको अच्छे से पावर दे देगी। और वहाँ से हमको एक चीज़ जानने को मिलती है कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप इस तरीके से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके, आगे आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ पीपल्स होते हैं वो वन ऑफ द मेन और स्ट्रॉन्गेस्ट रोल प्ले करते हैं किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जनरल कैटेगरी क्या कह लो, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर सब पब्लिक आ जाती है और एक ऐसा समुदाय भी रहता है इंडिया के अंदर जिनके बारे में लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं पर ये लोग भी आगे आना चाहते हैं। तो वो कौन से जो पीपल्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ पीपल हैं इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से हैं? तो दलित हैं, आदिवासी हैं और वुमेन्स हैं। इन 3 कैटेगरीज को हमने कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया था आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं,
इनको अच्छे से इनसे कोई ढंग से बात नहीं करता था। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डॉक्टर आम्बेडकर जी के बारे में कि किस तरीके से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, किस तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया था, राइट। तो और आज फिर उन्हीं की हम लोग लिखी हुई कह रहा हूँ कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं, उनको कहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। क्लियर? ओके, आगे आते हैं कि जब इनसे पूछा गया, जब इनको बोला गया कि तुम हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर आओ, इंडिविजुअली सिलेक्ट हो जाओ, बातचीत करो, अपने पॉइंट्स को रखो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, तो इन्होंने भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझाई कि अगर हमको हमारी बातें रखनी है तो सबसे पहले आप हमारी लैंग्वेज को अंदर इंक्लूड करो। और इसलिए हम लोगों ने आदिवासी या दलित और सबकी एक ऐसी लैंग्वेज, इसको हम कहते हैं संथाली लैंग्वेज। क्या है लैंग्वेज का नाम? संथाली लैंग्वेज। इस संथाली लैंग्वेज को हमने रखा और इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रकार का वर्ड के रूप में, मतलब एक प्रकार की ऐसी लैंग्वेज जिसको लोग बोलते हैं और लोगों तक ये बात पहुँचे कि संथाली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है और लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसके बारे में हमको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ऐसी लैंग्वेज है जो लोग बोलते हैं। और ये लोग पता कहाँ कहाँ बोलते हैं आपको? ये लोग बोलते हैं ईस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर लोग बोलते हैं। अब ईस्ट सेंट्रल मतलब ये समझ लो कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनके अंदर और ये भी सोच लो कि बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो संथाली लैंग्वेज इस तरीके से काम करती है कि भाई वो उसका पूरा एरिया बहुत बड़ा था, लोग कुछ ज़्यादा ही उसका उपयोग कर रहे थे, पर इंडियन गवर्नमेंट उन चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमको दलित, आदिवासी, वुमेन्स और इन सबको अपने सरकार के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो इन लोगों ने सामने से आके बोला कि हम आपके पार्टी में या फिर हम आपके गवर्नमेंट में इंक्लूड या फिर हम आपकी डेमोक्रेसी में आप हमको मानते हो, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मिलियन के आसपास, मतलब 60 लाख से 70 लाख पब्लिक हमारे पास ऐसी है जो संथाली भाषा बोलती है। समझ रहे हो? संथाली भाषा बोलने वाले 60 लाख पब्लिक हैं और आप उन लोगों को अपनी गवर्नमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हो, तो उसके पहले तो आप सबसे पहले हमारी लैंग्वेज को ऐड करो। कि अगर आप हमारी लैंग्वेज को ऐड करोगे, कम से कम हम जब वहाँ जाके बोलेंगे, हम जब आप वहाँ जाके हमारे व्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो और जब रिप्रेजेंट आप करो या ना करो, जब आपके पास से कोई चीज़ हमारे तक पहुँचेगी तो कम से कम हमारी लैंग्वेज में तो आएगी, एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि हम लोग के आप हमारे लिए कर क्या रहे हो। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज़ को भी एक पावरफुल लीडरशिप के अंदर उनको रखा गया और उनको पावर्स दी गई। क्लियर? अब आता है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट्स। रोल ऑफ गवर्नमेंट्स का सबसे बड़ा याद रखना, गवर्नमेंट्स का एक काम है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पर्टिकुलरली किसी भी समाज के बीच में, किसी भी रिलीजन के बीच में, अगर कहीं पे कोई भी प्रोसेस के दरमियान, कोई भी सेलिब्रेशन के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है कि अपने स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए और स्टेट पुलिस जाके एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अंदर उन दोनों समूह के रिप्रेजेंटेटिव को और अध्यक्ष को बुला के उन दोनों के सामने मीटिंग करा के और उस पूरे मैटर को ट्राई टू सॉल्व आउट किया जाता है। सपोजिट मैंने आपको बहुत पहले भी समझा रखा है कि अगर हिंदू की एक गली है और उसी के साइड में मुसलमान की गली है और एक ऐसा माहौल बनता है कि जिस दिन एक साइड से एक मुसलमान का कोई जुलूस निकलने वाला होता है और एक साइड से हिंदू की कोई रैली निकलने वाली होती है और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा आसार आपको दिख जाते हैं, तो वहाँ पे पुलिस का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो दोनों में से दोनों कम्युनिटीज़ को समझाए कि भाई कब क्या किस तरीके से कब करना है। ओके, आगे की बात आती है कि इक्वालिटीज़ एंड जस्टिस। अब देखो, कमिटमेंट कह लो या कोई भी कम्युनिटी कह लो, उसका मेन काम क्या होता है? डेमोक्रेसी का एकमात्र स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। किसी भी इंसान को कहते हैं ना कोर्ट के अंदर, चाहे हजार दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? जस्टिस इक्वल होना चाहिए।
ठीक है। और बाद में आते हैं हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो वुमेन्स कह लो, मेंस कह लो, अपर कास्ट कह लो, लोअर कास्ट कह लो, दलित कह लो, आदिवासी कह लो, हर एक प्रकार के लोग कह लो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई भी प्रकार के लोग हो, उन सब के लिए इक्वालिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू क्रिएट अ गुड गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। इस तरीके से उनको बनाया जाता है, इनको इस तरीके से उनको रखा जाता है, राइट। अम्बेडकर वॉज द वन ऑफ द पर्सन जिसने इस इंडिया के अंदर सबसे पहले दलित लोगों के लिए कुछ चीज़ें शुरू की थी, और उसने उन लोगों ने इनको अच्छे से गढ़ा और पीपल्स को सबसे पहले बताया कि अगर आपके पास इक्वालिटी की पावर नहीं है तो आप इस देश के अंदर जस्टिस की बात भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो सबसे पहले आपको सब लोगों को इक्वल अपनी लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, और इक्वल लाइन में खड़ा करने के बाद आप जस्टिस की बात कर सकते हो, वरना आप जस्टिस की बात नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका वन ऑफ द ऐसा कंट्री था, ऐसा वन ऑफ द ऐसा कंट्री है जिसके अंदर सबसे पहले लोकल लेवल के ऊपर, लोकल मतलब कि उनके साथ ऐसी चीज़ें शुरू हुई ना कि जो उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। अब हम सबको पता है कि अफ्रीका का सबसे पहले रेसिज्म के ऊपर सब कुछ शुरू हुआ था कि जो ब्लैक नेटिव पीपल्स थे, जो अफ्रीका के मूल निवासी थे, जो अफ्रीका के अंदर रहते थे, उसके जो वाइट पीपल्स थे और फिर बाद में पीपल्स थे, इंडियन पीपल्स थे, तो इन सब को अलग अलग डिवाइड किया था। जस्ट इमेजिन कर लो कि जो अपनी ही कंट्री के अंदर लोग रहते हैं उनको, और वाइट पीपल्स उनके ऊपर राज कर रहे हैं, और इंडियन पीपल्स को भी एक अलग दर्जा दे दिया है, तो इनडायरेक्टली उनके खुद के पीपल्स और उनको अलग करके रख दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, राइट। अब कलर के बेसिस के ऊपर उनको अलग करके रख दिया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको चुपचाप सहन करना था। बट एक इंसान आता है जिसका नाम होता है नेल्सन मंडेला, राइट, नेल्सन मंडेला। इसके बारे में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स के अंदर इसका एक चैप्टर भी है, जिसको आपको ध्यान से आप उसको रीड करोगे तो आपको नेल्सन मंडेला जी के बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा। उसके पहले आप अभी सीख लो नेल्सन मंडेला ने क्या किया बताएं। जो नॉन वाइट पीपल्स थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको बेसिक प्रिविलेज मिलने का अधिकार नहीं था। वो सब कुछ किसने दिलवाया? तो नेल्सन मंडेला जी ने दिलवाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई अगर वहाँ पे अगर नॉन वाइट्स को फेस करना है करने का अगर वोटिंग पावर नहीं है ना, तो हम लोग वाइट पीपल्स को वोट ही देंगे नहीं। समझ रहे हो? उनका सिंपल पॉइंट था। क्या पॉइंट था? कि अगर एक ब्लैक इंसान खड़ा है, एक वाइट इंसान खड़ा है, तो जो ब्लैक इंसान थे उनको पावर नहीं थी कि वो वोट दे सकें। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पावर नहीं है, आप किसी को वोट ही नहीं दे सकते हो, तो आप कैसे बात कर सकते हो कि आपकी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, राइट। तो ये पूरे कुछ पॉइंट्स थे। फिर आपका बात आती है कि जो पब्लिक थी उनको बेसिक प्रिविलेज नहीं मिल रहा था। जो ब्लैक पीपल्स थे उनको कोई भी टाइप की छूट छाट नहीं मिल रही थी, उनको कोई भी टाइप का किसी भी रिलीजन के अंदर, अगर पूरी कंट्री के अंदर, अफ्रीका के अंदर उनको किसी जगह पे ऐसा कोई पॉइंट आउट नहीं मिला था जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। आगे बात करते हैं कि सब कुछ शुरू कैसे बाद में हुआ। तो नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ स्ट्रगल को शुरू किया, अपनी फ्रीडम फाइट को शुरू किया, और अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेल्सन मंडेला उन्होंने पूरे के पूरे तंत्र को चेंज किया और पूरे की पूरी पावर्स को चेंज किया, और लोगों ने उसके खिलाफ बहुत विद्रोह किया। लोगों ने अच्छे से उस पूरी कंट्री के अंदर अच्छे से पूरी एकदम सिस्टमेटिक टाइप से सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में लिया। जो मूल नेटिव पीपल्स थे, जो ब्लैक पीपल्स थे, उन्होंने आके पावर संभाली, और एट द फाइनल टाइम द साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द 1994। किसी भी तरीके से लास्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ के अंदर नेल्सन मंडेला ने क्रिएट किया कि कुछ सालों की मेहनत, कुछ सालों का स्ट्रगल, बहुत सालों तक जेल में रहने के बाद कैसे भी करके अपने कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टीज को क्रिएट किया, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री का, उस डेमोक्रेटिक स्टेट ने या फिर उस डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरे अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। और आज की डेट के अंदर वहाँ पे सारे, चाहे आप ब्लैक हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप ब्राउनिश हो, चाहे आप कहीं से भी किसी भी देश के हो, आप इक्वल कंसिडर किए जाओगे एज इन द लॉ ऑफ द डेमोक्रेसी। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं गवर्नमेंट। पता ही है सबको, आप 5 साल की गवर्नमेंट होती है। आप किस तरीके से क्रिएट करते हो? क्योंकि आपके पास वोटिंग का पावर है, आप वोट कर सकते हो। ओके, पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय द क्रिटिसाइजिंग व्हेन इट्स रिक्वायरमेंट। अब चाहे तो आप गवर्नमेंट में इंक्लूड हो सकते हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जाके काम कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब।
सब उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप उसके लिए कर सकते हो। बाद में अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि किसी जगह ये चीज़ गलत हो रही है, या फिर ये बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी अदर पार्टी ने ये चीज़ गलत की है, तो आप उसके लिए आप क्रिटिसाइजेशन भी कर सकते हो। ओके, दूसरी मैंने बताया कि आपको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज से काम नहीं करना है। कोई रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है जिसके ऊपर आपको और वर्कआउट करना है, तब क्या होगा, आपको वही है हड़ताल करनी है, स्ट्राइक करनी है, आप सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हो, आप हज़ार चीज़ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो उसके अंदर आप। पर आपको एक बात याद रखनी, ये सब चीज़ें हिंसावाद में नहीं पहुँचनी चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए अहिंसावाद में, कि भाई इसके अंदर किसी को मान हानि या फिर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी इंडिविजुअल इंसान को या फिर किसी भी तरीके से किसी भी लोगों को तक ये चीज़ें नेगेटिव वे में नहीं जानी चाहिए। ओके, आगे आता है कि अगर आप उन सबको करते हो और आपको सोशल मूवमेंट्स का उपयोग करना है, मतलब आपको लगता है कि आपको चाहते हो कि भाई रेपिस्ट लोगों को अब फांसी ऑन द स्पॉट देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ 10-10 साल तक मुकदमा चलता है और 10 साल के बाद आप बोलते हो कि उसको फांसी देनी है, और 10 साल के बाद मुकदमा देने के बाद उसका जो वकील होता है वो अपील करता है प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को अपील करता है कि नहीं, मेरे इस आरोपी ने 10 साल ऑलरेडी निकाल दिए हैं, इसको माफ़ी दिया जाए, इसको माफ़ किया जाए और इसको आजीवन मतलब जब से वो ज़िंदगी है तब तक आजीवन उसको उम्र कैद दी जाए, इसके पास से फांसी हटा दी जाए। अब वो जब जाती है तो वो जो अपील गई है वो उसके अंदर 1-2 महीने और निकल जाते हैं, मतलब ये केस लंबे खिंचते रहते हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होकर आप ये अपील करते हो कि भाई जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो उनको 1-2 दिन के अंदर या फिर 12 घंटे के अंदर, चलो मैं बोलता हूँ 15 दिन के अंदर उनका चूकता करो, उनको फांसी देनी है तो 16वें दिन तक उनको फांसी देकर उनको निपटाओ, ख़त्म करो अगर करना है तो ये आप लोग एक सोशल मूवमेंट के रूप में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया और इसके बनाने के रूप में आप किसी भी गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो। हमारे पास पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके हमारे पास पूरा प्लानिंग है कि हम ये करोगे तो इससे ये पूरे केसेस बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो सकते हैं, बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाके गवर्नमेंट को चैलेंज भी कर सकते हो। आगे के रूल्स होते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट अगर दिखता है किसी कल्चर रिलीजन्स को लेके, किसी भी स्टेट्स को लेके, किसी भी कास्ट को लेके, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है गवर्नमेंट। और हम लोग लास्ट 2014 से लेकर आज तक अभी तक देखते हुए आ रहे हैं किस तरीके से हिंदू मुसलमान के जो झगड़े थे या फिर कॉन्फ्लिक्ट थे उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, उनमें कहीं ना कहीं लोगों ने एक कट्टरवादी आना शुरू हो चुके हैं कि भाई अब लोग अपने धर्म को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव होते जा रहे हैं, राइट। अब होता ये है कि अब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके बहुत क्लियर हैं कि इफ़ आई एम हिंदू तो मैं कट्टर हिंदू हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं कट्टर मुसलमान हूँ। अब ये होता जा रहा है, राइट। तो अब इनके खिलाफ जो चीज़ें थी ना कि अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो ना तो होता भी यही है कि आपके वहाँ पे एरिया के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट होना सामान्य चीज़ है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस की पावर्स, गवर्नमेंट्स की पावर और डायरेक्ट गवर्नमेंट्स की पावर ज़्यादा इंक्लूड की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत हीटिंग एरियाज हैं जहाँ पे कभी भी किसी भी एक छोटी सी मैटर को लेके भी, एक छोटे से हिस्से को लेकर भी हम लोगों को कभी ना कभी उन चीज़ों को देखने का हमको मौका मिल जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी रोल प्ले किसका होगा, भारत सरकार का ही होगा और लोकल अथॉरिटीज़ का होगा और उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का रोल पे होगा कि किसी भी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को फटाफट सॉर्ट आउट किया जाए। एक और मुद्दा है जो रिलीजन्स के को सबको छोड़ के सबसे अलग है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिवर विच हैज़ पास फ्रॉम द 2 स्टेट्स। कौन कौन सी होती है, ये वाली देखो, जैसे कि अभी चल रहा है, तो अभी कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, रावी नदी के ऊपर चल रहा है। स्टेट फाइट फॉर द पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रावी नदी के ऊपर लड़ाई कर रही है। फिर आपका जो नर्मदा वाला हिस्सा है वहाँ पे MP, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान वहाँ पर लड़ाई कर रही है। फिर कृष्णा है तो वहाँ पे आपका महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका ये उसमें फ़ाइट कर रही है, राइट। तो इस तरीके से जो स्टेट्स के बीच में
स्टेट्स के बीच में जो इंटरमीडिएटम रिवर सिस्टम है या रिवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनके ऊपर जितनी फाइट्स होती है उनके ऊपर डिसीजन कौन लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेते है, याद रखना, इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होता है। एक और चीज़ है जो है कब की गोदावरी, तो गोदावरी के ऊपर ये फाइट चल रही है, किस किस की चल रही है, तो महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक और एमपी सबकी फाइट चल रही है, राइट। तो इस तरीके से वो लोग ने डिसाइड किया था कि भाई इन सब मुद्दों के ऊपर, याद रखना, इन सब मुद्दों के ऊपर हमेशा याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले डायरेक्ट हिस्सा रहेगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकती है। अदरवाइज ये जो इंटर कम्युनिकेशंस जो मुद्दे होते हैं या फिर दो स्टेट के बीच की बाउंड्रीज को लेके, रिवर कॉन्फ्लिक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर दो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर हिस्सा होता है तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकती है और इसका डिसीजन भी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। क्लियर। दूसरी चीज़ कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है सोसाइटी के अंदर से, छुआछूत जो हम कहते हैं उसको बिल्कुल ही आसानी से पहले से ही उसको हटा दिया गया था कि ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, जो गर्ल चाइल्ड थी उनको बॉय चाइल्ड के रूप में इक्वल लेवल में उसको सपोर्ट दिया गया, लोगों को बताया गया कि अगर लड़का पढ़ सकता है तो लड़की को भी पढ़ने की परमिशन देनी चाहिए और लड़की को भी पढ़ना चाहिए। ओके, बाकी हमने जो पूरा बात की आज कि चैप्टर नंबर 4 के बारे में, कि चैप्टर नंबर 4 कितना डिटेल में किस तरीके से आपको इक्वालिटी के बारे में समझाता है कि किस तरीके से आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको रहना है और आपको किस तरीके से अपने पावर्स का सही उपयोग करना है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।